हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो था उसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए और दूसरे वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका है 22 नंबर का। If the mean of few observation is 40 and the standard deviation is 8, then the coefficient of variation। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब देखिए इसका डिस्कशन। सिंपली आपको क्या दिया है कि कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन हमको दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपको पता होगा। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू 100। इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। ये जो एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है ये म्यू ही होता है, म्यू यानी कि मीन। तो सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100%। तो जो सी भी है इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या दिया गया क्वेश्चन में दिया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8, तो 8 दिया गया अपॉन म्यू यानी कि मीन, मीन 40 दिया गया ऑलरेडी, इंटू 100। ठीक है, तो एक स्केप कितने के बराबर आ जाएगा, 8 to 5 से और 5 20 यानी 20%। तो 20% आपका आंसर। बता था, आसान क्वेश्चन था। सिंपली छोटा सा एक फार्मूला लगना था, इसमें तुरंत आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, सिंपली मीन दिया गया है 10 ऑब्जर्वेशन का 5, और अगर हम दो ऐड कर रहे हैं हर ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो इसका न्यू मीन क्या होगा। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया इसको। अब देखिए इसका डिस्कशन सिंपली क्या है कि 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसका मीन क्या है 5। सिंपली मीन 5 है। अब अगर हम दो ऐड कर देंगे हर ऑब्जर्वेशन में, तो मीन में भी दो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 + 2 हो जाएगा आपका नया मीन 7। उसके बाद हम हर ऑब्जर्वेशन में 3 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। सिंपली अगर आपने 3 मल्टीप्लाई भी किया है तो 7 इंटू 3 होकर 21 आ जाएगा आपका। 21 आपका आंसर। सिंपल, आसान क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया। देखो, हम आपको बताए हुए हैं, अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर ऐड करोगे तो उसके मीन में भी वो ऐड हो जाएगा। पहले आपका मीन कितना था 5, अब हर ऑब्जर्वेशन में आपने 2 ऐड कर दिया तो उसके मीन में भी 2 ऐड होकर 7 बन गया। सिंपल, 2 ऐड करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया गया है हर ऑब्जर्वेशन में। ध्यान से समझना, मान लो कि आपके पास यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, हर ऑब्जर्वेशन में आपने 2 ऐड किया है, तो आपका मीन में भी 2 ऐड हो गया। सही। उसके बाद आपने हर ऑब्जर्वेशन, जो नया ऑब्जर्वेशन आपको मिला 2 ऐड करने के बाद, उसमें आपने 3 मल्टीप्लाई किया। जैसे आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मीन में भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पहले 2 ऐड हुआ फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ, यानी 21 आपका आंसर। सिंपल, आसान क्वेश्चन था, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। लेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, आर। ये क्या दिया गया आपको, 0.6। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका डिस्कशन। क्वेश्चन एक बार हम आपको समझा देते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है 0.6 और रैंडम वेरिएबल z एंड w आर डिफाइंड एज z इज टू एक्स प्लस 5 एंड w इज टू y बाई 3। सिंपल, व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन z एंड w। सिंपली समझना आप, हुआ क्या है कि x एंड y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है और दो और एक वेरिएबल बना दिए गए हैं z और w, जो कि x और y पे रिलेटेड है। यानी z क्या x प्लस 5 और w है y बाई 3। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट z और w के बीच का निकालना है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया इसको। अब ध्यान से देखिए इसका डिस्कशन। आर आपको दिया गया 0.6, ये क्या है, आर एक्स वाई है। सिंपल, यानी एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो जेड है वो क्या है, एक्स प्लस 5 है, और जो डब्लू है, जो डब्लू है वो है वाई बाई 3। मतलब देखो, एक्स और वाई दो वेरिएबल थे, ध्यान से सुनना, एक्स और वाई दो वेरिएबल थे। आपने एक्स में 5 ऐड किया तो जेड मिला, वाई में डिवाइड बाई 3 किया तो डब्लू मिला। अब आपको पूछा क्या जा रहा है
आर डब्ल्यू जेड, सॉरी जेड और डब्ल्यू, ठीक है, आर जेड डब्ल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या हो, जेड डब्ल्यू बोलो डब्ल्यू जेड बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, अगर जेड और डब्ल्यू के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए तो आर जेड डब्ल्यू ही होगा, सिंपल। और अगर आपको ध्यान हो मैजिक टेबल, तो मैजिक टेबल में हम आपको बताए थे कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो शिफ्टिंग या ओरिजिन के शिफ्ट से भी इंडिपेंडेंट है और स्केलिंग से भी इंडिपेंडेंट होता है, नहीं समझ में आया? हम आपको बताते हैं जो आर होता है, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन शिफ्ट, ठीक है, एंड स्केलिंग। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सबका डिस्कशन हमको नहीं करना है, हमको केवल यही सिंपली समझना है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ओरिजिन के शिफ्ट का और स्केलिंग का, ये हम आपको मैजिक टेबल में बताएंगे। मतलब अगर आप हर डेटा में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, या आप हर डेटा में कुछ डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम बना रहेगा। तो बिल्कुल वही वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, सही है? पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.6 दिया गया, उसके बाद आपने क्या किया, एक्स में 5 ऐड कर दिया और वाई में 3 से डिवाइड कर दिया, डब्ल्यू मिल गया। तो जेड और डब्ल्यू का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा चेंज थोड़े होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने किया है ओरिजिन शिफ्ट, ठीक है, तो ओरिजिन शिफ्ट से तो इंडिपेंडेंट है, जेड आपका इंडिपेंडेंट यहाँ पे आ गया, डब्ल्यू क्या y/3, आपने यहाँ पे क्या किया, स्केलिंग किया हुआ, स्केलिंग से भी इंडिपेंडेंट है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्केलिंग से इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन के शिफ्ट से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब जो आपका आर है वो चेंज नहीं होगा, तो जो आपका आर जेड डब्ल्यू है वो भी 0.6 ही आएगा, तो आंसर यही है, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप तुरंत आंसर लगा देते, लेकिन अगर आपको नहीं पता होता तो आप फिर क्या क्या कर रहे होते इसमें, आपको एक्स प्लस सॉरी एक्स का पता है, आर एक्स वाई पता है, जेड इज टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो फिर आप मीन की तरफ जाते, मीन की तरफ से जाने से खैर कोई फ़ायदा नहीं होता, आप जाते वहाँ पे सिग्मा एक्स निकाल ले और फिर सिग्मा एक्स से कंपेरिजन से आप सिग्मा जेड निकालते, फिर आपको बी एक्स वाई और बी वाई निकालना पड़ता है, जो कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट, देखिए बी एक्स वाई होता था ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और एक बी वाई एक्स होता था, ये दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते थे, बी एक्स वाई यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। उसके बाद आपका एक फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू पी वाई एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है, अब आर में प्लस माइनस लगा होता था ना, तो ये सब मैं आपको बता चुके हैं। तो ये सब पे जाते कब, जब हम लोग को ये चीज़ पता नहीं होता, क्योंकि हमको पता है तो इस पे जाने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। सिंबल देखो, आर जो है यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के शिफ्ट से और स्केलिंग से, यानी कि अगर आप कुछ नंबर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया था, एक्स में 5 ऐड किया था और वाई में 3 से डिवाइड किया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे 0.6 में, ठीक। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया इसको, अब ध्यान से देखिए इसका डिस्कशन। इन एनी डिस्क्रीट सीरीज where all values are not same, if x represents mean deviation and about mean and y represents standard deviation, then which one of the following is correct? देखो सिंपल सिंपल, ये x आपको बोला जा रहा है, ये x रिप्रेजेंट्स मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू अपॉन में, ठीक है। y आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी ये y है आपका, y यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, सिग्मा यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अब ये क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये चीज़ जो स्क्वायर रूट के अंदर में लिखा हुआ है ये क्या होता है, वेरिएंस होता है। अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, सिंपल सी बात।
और हम आपको वेरिएंस का एक फार्मूला और बताए हुए थे, ठीक है। वेरिएंस का एक फार्मूला हम आपको और बताए हुए थे, क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर, सिंपल। ये चीज़ हम आपको बताए हुए थे, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। अब देखो तीन सिंपली दो फार्मूला हम आपको बताएं वेरिएंस का। एक तो डायरेक्टली आप हर डेटा में से मीन को माइनस करो और स्क्वायर कराते जाओ, ऐड करते जाओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप हर डेटा के स्क्वायर को ऐड करो, उसका एवरेज ले लो, माइनस मीन का स्क्वायर करके मीन का स्क्वायर कर दो, ठीक। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, दो फार्मूला होता है आपके पास वेरिएंस का। यहाँ पर आपको समझना है, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू दे रखी है। तो देखो, अगर आपको सबसे शॉर्ट में समझना है तो आप कुछ डेटा लेके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी जो यहाँ तक पहुँचेंगे ना, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा आपको और एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप कुछ डेटा लेके देख सकते हो। मान लीजिए आपने दो डेटा ले लिया, 1 और 2, सिंपल सी बात, 1 और 2 ले लिया आपने। अब आप निकालना चाहते हो क्या, इसका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन यानी मीन डेविएशन मतलब कि एक्स। एक्स अगर आप निकालना चाहते हो क्या लिखोगे आप, 1 - मीन। मीन क्या होगा इसका, 2+1 यानी कि 3, 3/2 यानी कि 1.5। 1 - 1.5 का मॉड्यूलस प्लस 2 - 1.5 का मॉड्यूलस, सिंपल। अपॉन में एन क्या है, 2। एक्स आपका क्या आ जाएगा, देखो हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, अपने हिसाब से डाटा हमने ले लिया, अपने हिसाब से डाटा ले लिया। अब उस डाटा के हिसाब से हम देख रहे हैं, सिंपल। तो 1 - 1.5 क्या आएगा, 0.5 प्लस 2 - 1.5 क्या आएगा, ये भी 0.5 आएगा, अपॉन में 2। तो 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1, 1.2 यानी कि 0.5। एक्स की वैल्यू 0.5 आ रही है। अब हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, समझ लो, बहुत ही सिंपल सी बात है। वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, यानी अब आप 1 - 0.5 करोगे, इसका होल स्क्वायर करना है, यानी 0.5 का होल स्क्वायर यानी कि 0.25, सिंपल। प्लस उसको वैसे आप 2 में से 1.5 को माइनस करके स्क्वायर कराओगे, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, वेरिएंस निकालना। वेरिएंस निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा, सिंपल। अभी हम क्या कर रहे हैं, वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस के लिए आपका 0.25 है, वैसे आप 2 - 1.5 करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 0.5। आप 0.5 का स्क्वायर करोगे, अगेन आपको मिलेगा 0.25/2 आपको करना है। अब 0.25 प्लस 0.25 यानी कि 0.5। अब 0.5/2 यानी कि 0.25। अब फिर 0.25 का आप वाई इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट 0.25 का आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो एक्स और वाई यहाँ पे बराबर नहीं है, बल्कि आपका जो एक्स है वाई से बड़ा है, तो दिख ही रहा है, क्योंकि 0.5 और ये 0.25 का स्क्वायर रूट है। तो श्योर से सिंपल सी बात है कि जो एक्स है वाई से बड़ा हो, या तो कोई दिक्कत की बात। अब देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो देखिए, जो सिंपली यहाँ पर जो हमारा y आ रहा है, वो y 0.5 आ जाएगा। जैसे 0.25 का आप स्क्वायर रूट होगा, क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। सिंपली 0.25 क्या है, 1/4। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2, सिंपल, यानी 0.5। यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई आ रहा है, x ग्रेटर देन वाई नहीं आ रहा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, x इज इक्वल टू वाई आ रहा है। तो ऐसा देख के आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा करेक्ट है ना, थोड़ा सा देखिए। जो स्टैंडर्ड डिवीजन का एक फार्मूला होता है ना, हम आपको बताए हुए, उसमें एक कंडीशन होता है। अब उस कंडीशन के डिटेल में हमको नहीं जाना है, उसको आपको ढंग से समझना है। देखिए, एक जब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें दो अलग अलग फार्मूले आते हैं, ठीक है। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो हम एक नॉर्मल प्रोसीजर शुरू में फॉलो कर रहे थे उसी को एक बार और फॉलो करते हुए देखें। जो चीज़ देखे आपने 1 और 2 का लेके देख रहे हो, तो आपको एक्स इज टू वाई दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप तीन डेटा लेके देखोगे, 1, 2, 3, तो आपका एक्स जो है वो वाई से बड़ा, सॉरी, वाई जो है वो एक्स से बड़ा आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम इसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना आपके सिलेबस से, आपके रेंज से बियॉन्ड है ना, ठीक है। इतने ज़्यादा हमको नहीं जाना। तो सिंपली जो फार्मूला हम आपको बताए हुए हैं वेरिएंस का, उसका स्क्वायर रूट आपको लेना है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। इतना तक आपको समझना है बस, ठीक है।
कुछ और भी इसमें नॉल आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए बातें हैं, लेकिन वो आपके लिए इस टाइम पे आवश्यक नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स इक्वल टू वाई देखने को मिल रहा है। अब जो ये फार्मूला हम लोग लगाए हैं वो कंडीशनल फार्मूला है। जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या, इन एनी डिस्क्रीट सीरीज व्हेन ऑल वैल्यूज आर नॉट सेम। ठीक है, तो सारी वैल्यूज सेम नहीं है, मतलब हर वैल्यू इसकी डिफरेंट। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बात किया कि ये 1 और 2 एज्यूम करके हम लोग चले कि हम नॉर्मल फार्मूला लगाए हैं। ठीक है, तो इसमें एक और फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमको नहीं जाना। सिंपली यहाँ पे आप देखो, जो हम तरीका फॉलो कर रहे थे उसको देखते हैं एक बार। क्योंकि यहाँ पे एक्स टू वाई मिल गया, तो एक्स टू वाई यहाँ पे देखो दिख रहा है, तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो खैर इससे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यहाँ पे हटा दो। क्योंकि ये तो एग्जाम्पल है ना, कि हम दो एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। इन जनरल कैसे हमको पता चलेगा कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, ये हम निकाल के देखना चाहते हैं। देखो, अगर हम इन जनरल निकाल लेते हैं तो वो एक्स इक्वल टू वाई वाला कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो, सिंपली आप वाई देख रहे हो और एक्स देख रहे हो, कोई समस्या नहीं। अब एक बार एक काम करो, अगर आप वाई स्क्वायर करोगे देखो क्या मिलता है। देखो, अगर हम वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, वेरिएंस ही हो जाएगा। यानी कि आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये वाई स्क्वायर करने पर मिलेगा। और आप देखो, अगर हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझना जो बताना चाहते हैं। अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स करते हैं तो एक्स आई माइनस म्यू, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स का स्क्वायर। सिंपली समझने का प्रयास करना जो बताना चाहते हैं। जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख रहे हैं उसको एक बार यहाँ पे और लिखते हैं साफ साफ। आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर है अपॉन में एन है माइनस, सिंपली आई इज इक्वल टू 1 to n है एक्स आई माइनस म्यू अपॉन में एन, इसका होल स्क्वायर। देखो सिंपली फिर से हम समझाते हैं। यक्स जो है वो क्या है, मीन डेविएशन है, तो मीन डेविएशन हमने लिख दिया फार्मूला। वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मीन डेविएशन का स्क्वायर रूट, सॉरी वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट वाई, जब आप वाई स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म। जस्ट स्क्वायर रूट हट गया, ये क्या है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है। और इधर साइड में एक्स का होल स्क्वायर किए। अब देखो, ये आपको थोड़ा सा देखने में समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। एक टर्म पहले लिखा हुआ है माइनस एक टर्म का होल स्क्वायर, ये किसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल देखो, जो आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक वेरिएंस टाइप का दिख रहा है। मान लो सिग्मा जेड है, एक वेरिएंस टाइप का, सिग्मा स्क्वायर जेड एक वेरिएंस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये चीज़ जो लिखी हुई है, अगर हम इसको एक मीन स्क्वायर वैल्यू माने और इसको हम मीन का होल स्क्वायर देखें तो क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का होल स्क्वायर क्या है, ये बिल्कुल एक वेरिएंस की तरह है। यानी जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है वो हमको एक वेरिएंस मिल रहा है। नहीं समझ में आया, ये चीज़ आपको समझनी। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएंस। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, में थोड़ा सा हम इसको और इलेबोरेट करते हैं, आपको तब समझ में आएगा। देखो, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एक बार आप उसको फिर से देखो। वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, देखो, अगर एक्स आई माइनस में को आप एक नया वेरिएबल मान लो जेड है, जेड मान लो आप, तो आई इज इक्वल टू 1 n। देखो एक्स आई माइनस में को हम क्या मान रहे हैं, जेड मान रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर वाई है माइनस एक्स आई माइनस में को जेड मान लिया, आई इज इक्वल टू 1 to n जेड अपॉन एन, जेड का मॉड मान लो का होल स्क्वायर। अब देखो, ये देखने में आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वैल्यू है। ये आप हर डेटा को स्क्वायर करा रहे हो या ऐड कर रहे हो, माइनस मीन निकाल के उसका स्क्वायर करो, ये क्या है, मीन है। सिंपली मीन का स्क्वायर हुआ है, मतलब जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है करने पर इनको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है सिंपली एक वेरिएंस। तो वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, जीरो भी हो सकता है कब, जब सारे डेटा सेम होते हैं। सिंपल, वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या है, देखो जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये एक वेरिएंस के बराबर है, और जो कि वेरिएंस आपका हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है।
इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन इक्वल कब आएगा, जब आपके सारे डेटा सेम होते हैं। तो वेरिएंस में वेरिएंस 0 के बराबर आ जाएगा तो सारे डेटा सेम होते हैं। लेकिन सारे डेटा यहाँ पे सेम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया, देखो क्वेश्चन में बोला गया व्हेन ऑल वैल्यूज आर नॉट सेम, ठीक है। अगर सारी वैल्यूज सेम नहीं है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा सिंपली। यहाँ पे आप यानी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर आपका है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। यहाँ से आपको वाई ग्रेटर देन एक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और आप इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो, वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिर यहाँ से आप माइनस एक्स एक्स प्लस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस एक्स से छोटा वाई की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्योंकि माइनस एक्स से छोटा तो पॉसिबल होगा नहीं, और एक्स से बड़ा ही पॉसिबल आपका हो सकता है, ठीक है। एक्स से बड़ा आपका पॉसिबल होगा। ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है, और शायद आपको पता हो पहले से ही कि वाई ग्रेटर देन एक्स हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मतलब इस समझ में आपको डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि पहले जब हम लोग चेक करके देखे तो हमको ये ए बी और सी में दिख रहा था, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, ठीक है। अजीब टाइप का क्वेश्चन इसलिए है कि जब आप दो डेटा लेके चले 1 and 2, और आप नॉर्मल प्रोसीजर से आपने मीन डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन निकालने पे आपको मिला 0.5, फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो भी आपको 0.5 मिल गया, यानी मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बराबर मिल रहा है। आपने दो डेटा लिया था, ठीक है। अब जब हम लोग एक इसका दूसरा प्रोसीजर अपनाए हैं, क्या, फॉर्मूले लगा के, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, हमको वाई और एक्स में रिलेशन निकालना। सिंपली हमने वाई स्क्वायर किया और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके हमने यहाँ पे देखा कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करने पर हमको क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करने पर हमको मिल रहा है वेरिएंस। और वेरिएंस मिलने का मतलब वेरिएंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब वाई ग्रेटर देन एक्स आ रहा है, और यहाँ पे आपको वाई ग्रेटर देन एक्स मिल रहा है। इक्वल नहीं लगेगा, इक्वल कब लग जाता है, जब आपका वाई और एक्स बराबर हो जाते हैं। और वाई और एक्स बराबर कब हो जाते हैं, जब आपका सारा डेटा सेम होता है। ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी आवश्यक है। अब देखो ध्यान से समझना जो बताना चाहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि आप अगर मान के चलोगे 1 और 2, मान लीजिए दो डेटा आपने मान लिया, सबसे सिंपल सा है। इस डेटा को मानने के बाद आपको अलग आंसर मिल रहा है, और जिस तरीके से जाने पर आपको अलग आंसर मिल रहा है। अब वो क्यों हो रहा है उसका भी एक डिटेल है, वो क्यों हो रहा है। वो गलत कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोग पढ़े हैं या जो हम सॉल्व किए हैं, वो इसलिए हो रहा है उसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट लगता है, वो अभी आपको नहीं पढ़ रहा है कुल मिला के। तो अगर आप इस प्रोसेस से जाके समझ रहे हो तो आपका ये आंसर वाई ग्रेटर देन एक्स, सिंपल, ठीक है। जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, अगर हम बताएंगे थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, जो फॉर्मूला है सिग्मा का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन, ये लिखते हैं, ये फार्मूला है ना। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n-1 हो जाता है, ठीक है। ये पॉपुलेशन के लिए होता है, ये वाला जो पहला फार्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं ना, ये पॉपुलेशन के लिए होता है, और ये फार्मूला आपका सैंपल के लिए होता है। तो दो अलग अलग फार्मूले होते हैं, यूज होते हैं। ये जो हम लोग का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में n है, अपॉन में n-1 लेके हम चले होते तो हमको कुछ दूसरा आंसर मिलता। तो यहाँ पे है थोड़ा सा, इतना ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ये चीज़ आप इसको स्किप कर सकते हो, तो यहाँ पे लोड लेने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस वुड यू एक्सपेक्ट टू ए नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो होप आप लोगों ने सोच लिया। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता क्या है कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करना चाहिए। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है, या एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, या सिंपली एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा, ये चीज़ होनी चाहिए। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरे को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक बार देखो ऑप्शंस को, द एजेस ऑफ
हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। तो ये क्या कोरिलेशन है ऐसा, मतलब थोड़ा सा आप सोचो कि अगर हस्बैंड और वाइफ का एज आप ध्यान में रख रहे हो, अगर हस्बैंड का एज बढ़ेगा तो क्या वाइफ का एज घट जाएगा? ये पॉसिबल थोड़ा है। क्योंकि पूछ रहा है नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज करे तो दूसरी डिक्रीज करनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। शू साइज एंड इंटेलिजेंस, मतलब अगर जूते का साइज बढ़ेगा तो इंटेलिजेंस घट जाएगा। ये कौन सा बात होगा भाई, ये इसमें तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है ना, तो कोई लॉजिक थोड़ा है। इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉफिट पाएंगी एंड और क्लेम जितना उनको पे करना है, ये आप सोचने वाली बात है, ध्यान से समझना कि इनको प्रॉफिट कब मिलेगा, जब इनको कम पैसा देना होगा तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट पाएंगे। प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, तो जितना कम पे होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट आपका ज़्यादा कब होगा, तो नंबर ऑफ क्लेम्स कम होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है, यानी आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा कब, जब क्लेम डिक्रीज करेंगे, या प्रॉफिट डिक्रीज करेगा कब, जब क्लेम इंक्रीज कर जाएंगे, यानी ज़्यादा पैसे लेने वाले लोग हो जाएंगे तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, ये चीज़ यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव कोरिलेशन मिल रहा है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड्स ऑफ क्रॉप, मतलब रेनफॉल ज़्यादा होगा तो क्रॉप कम हो जाएगी, या खैर इसके बारे में कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली ना। हो सकता है कुछ कुछ फसलें होती हैं जिनमें ज़्यादा पानी से ही फायदा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होगा उससे फसल अच्छी हो जाती है ना, जैसे धान होता है ना। इसलिए इसको हम यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन सी ऑप्शन तो आपका एकदम सुटेबल है कि अगर आपका प्रॉफिट बढ़ाना है तो नंबर ऑफ क्लेम्स को घटाना पड़ेगा, और प्रॉफिट अगर घटेगा तो नंबर ऑफ क्लेम्स बढ़ेंगे, तभी जाके प्रॉफिट घट सकता है। सिंपल सी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द सेट ऑफ बाईवेरिएट ऑब्जर्वेशन x1 y1 x2 y2 से xn xn yn are such that all the values are distinct and all the observation follow in straight line। देखो मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ध्यान से समझना कि अगर एक ही लाइन पर आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn सब आ जाएंगे, तो जो आपका दो रिग्रेशन लाइन बनेगा उनके बीच का एंगल तो जीरो हो जाएगा ना। ये समझ में आया? देखो x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है, x3 y3 तीसरा पॉइंट है। तो अगर आप रिग्रेशन लाइन x का देखना चाहते हो तो क्या होगा, उस पर x1 x2 x3 पॉइंट आएंगे, और जो y का देखना चाहते हो उस पर y1 y2 y3 पॉइंट आए। अगर सब एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आने का मतलब उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अगर दोनों रिग्रेशन लाइन के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, यानी या तो पैरेलल हो जाएंगे। अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, पैरेलल होने का मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 या +1 या -1 हो जाएगा। सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बहुत। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का। सिंपली दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। तो सिंपल, बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज जीरो देन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशंस आर पैरेलल। तो गलत स्टेटमेंट है। तो अगर रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो जाके आपका आर जीरो होता है। आर जीरो कब होता है, जब आपके रिग्रेशन लाइन, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर आपका +-1 होगा जब रिग्रेशन लाइन पैरेलल होते हैं। ठीक है, सिंपल। परपेंडिकुलर होने पे आर जीरो आएगा और पैरेलल होने पे आर +-1 आएगा। ठीक है, तो लेकिन जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है उसमें दिया है कि आर की वैल्यू जीरो होती है कब, जब पैरेलल होते हैं, तो गलत स्टेटमेंट है ना। आर की वैल्यू जीरो कब होती है, जब दोनों रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि आर की वैल्यू +1 होती है जब दो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर हो। गलत बात है। आर की वैल्यू +-1 कब होती है, जब पैरेलल होती है रिग्रेशन लाइन। तो दो उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि ये आपका नाइदर वन नॉर टू, यानी ना तो पहला स्टेटमेंट सही ना तो दूसरा स्टेटमेंट सही, दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत आपसे बन जाएगा।
क्या करना है, दोनों रिग्रेशन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले लेंगे तो आपको मीन ही मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, सिंपली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, मतलब पहली और दूसरी जो रिग्रेशन लाइन्स है उनका आपको क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वही आपका मीन आता है, एक्स। तो ये आपका ये क्या है, म्यू एक्स है, यानी कि एक्स का मीन, और ये है म्यू वाई यानी कि वाई का। सिंपल, जो रिग्रेशन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो मीन ही देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया। अब देखिए इसका डिस्कशन। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x यानी कि by x दिया है -6। सिंपल। एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी r दिया हुआ है आपको। r क्या दिया है, -1/2। तो आपसे पूछा जा रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, यानी कि bxy आप बता दो, bxy क्या होगा। सिंपल, देखो आपको फॉर्मूला पता होगा, r क्या होता है, r होता है प्लस माइनस bxy इंटू byx का स्क्वायर रूट। ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे आपको r दिया गया है, r क्या है, -1/2, यानी -1/2। सिंपल, यानी यहाँ से माइनस लिए रहे होंगे तभी तो माइनस आएगा। देखो r की वैल्यू bxy इंटू byx का स्क्वायर रूट होता है। बाहर में प्लस माइनस लगाने का मतलब r की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अगर यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे माइनस लेंगे हम। अब देखो bxy आपको दिया नहीं गया, निकालना, निकालना। byx दिया हुआ -6, -6। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। सिंपल, बचेगा 1/2। तो 1/2 का आप स्क्वायर करा दो, 1/4 इज इक्वल टू bxy इंटू -6। तो bxy यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/24, -1/24 आपको bxy, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल, आसान क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट bxy इंटू byx का स्क्वायर रूट होता है। ये चीज़ आपको दिया हुआ है क्या, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, मतलब byx रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ये आपको -6 दिया हुआ है। और bxy पूछा जा रहा है, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ये पूछा जा रहा है। देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y वुड बी, ये पूछा जा रहा है। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो हम ये bxy आपका निकाल के यहाँ पे सॉल्व कर दिए। ठीक, आसान क्वेश्चन, ये आपका आंसर आया रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया इसको। देखिए इसका डिस्कशन। सिंपल, फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर, देखो सिंपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए हैं, जो पिछला फार्मूला भी यूज किया वही फार्मूला हमको यहाँ भी यूज करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो आपको समझना आवश्यक है। देखो आर की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का स्क्वायर रूट। सिंपल, अब देखो आप, आर की वैल्यू प्लस माइनस बी एक्स वाई आपको दिया गया है -1/6, -1/6 इंटू बी वाई एक्स भी दिया हुआ है -3/2। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस आप सिंपली इसको सॉल्व करा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2, ये 1/4 मिला, यानी प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट, यानी प्लस माइनस 1/2। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं सुनना। जो सिंपली फार्मूला यूज किए बी एक्स वाई इंटू बी वाई का स्क्वायर रूट, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 दोनों हो सकती है। अब आप समझो, अब +1/2 लें कि -1/2 लो, ऑप्शन में दोनों दिख रहा है। देखो ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो कौन सा सही होगा इसमें, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, कि जो आपका बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है, बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये फार्मूला भी हम आपको बताएं। और बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये दो फार्मूले हम आपको बताएंगे। अब इन फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बी एक्स वाई है और बी वाई एक्स है, दोनों चीज़ आपको दी गई है। देखो बी वाई एक्स क्या है, -3/2, बी एक्स वाई क्या है, -1/6, मतलब बी एक्स वाई भी नेगेटिव है, बी वाई एक्स भी नेगेटिव है। और बी एक्स वाई होता क्या है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो जो सिग्मा एक्स है और जो सिग्मा वाई है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस अपने आप में पॉजिटिव है,
और उसका स्क्वायर रूट आप लोगे, पॉजिटिव ही मिलने वाला। स्क्वायर रूट के अंदर में तो वैसे भी कोई पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हो आप, तो वेरिएंस तो पॉजिटिव है ही, और जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपकी आती है वो भी हमेशा पॉजिटिव आती है। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डिवीजन हो तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, यानी सिग्मा एक्स भी पॉजिटिव, सिग्मा वाई भी पॉजिटिव। तो आर आपका क्या होगा, क्योंकि बी एक्स वाई तो नेगेटिव दिया हुआ है, देखो बी एक्स वाई आपका क्या है, नेगेटिव है, बी वाई एक्स भी आपका नेगेटिव है, तो बी वाई एक्स नेगेटिव है तो आर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके बी एक्स वाई नेगेटिव होगा, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो पॉजिटिव है, इसलिए आर को यहाँ पे आपका नेगेटिव होना पड़ेगा। आर नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो आर यहाँ पे प्लस माइनस वन बाई टू दोनों आ रहा है, तो हमको माइनस वन बाई टू लेना पड़ेगा, माइनस वन बाई टू आपका आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा सोचना था इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कर सकते थे, अगर आप प्लस माइनस लेके चलोगे तो आपको आर की दो वैल्यूज मिलेंगी। सपोज करिए कोई ये चीज़ लेके ही नहीं चलता, इसको मान लो कोई इग्नोर कर दिया, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इग्नोर करके वो क्या करेगा, सिंपली बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का स्क्वायर रूट करेगा, उसको मिल जाएगा वन बाई टू। अब वन बाई टू तुरंत आंसर लगा देगा, जो कि डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, ये गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपका आर का जो साइन है वो डिपेंड कर रहा है बी एक्स वाई के साइन पे। बी एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों पॉजिटिव हैं, सिंपल। तो अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव है तो राइट साइड में भी नेगेटिव चाहिए। राइट साइड में नेगेटिव आएगा कैसे, जब आर नेगेटिव होगा। आर नेगेटिव होने के लिए आर को माइनस वन बाई टू रखना पड़ेगा, प्लस वन बाई टू नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भी आपके लिए है होमवर्क। जो हम आपको होमवर्क देते जाएं उसको आपको तुरंत सॉल्व करना है। देखो इस क्लास के बाद में 32 भी और 29 ये सब आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपली देखो क्या है, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, अगर हर ऑब्जर्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 20 ऑब्जर्वेशन का आपको वेरियंस दिया हुआ है। अब हम अगर हर ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वेरियंस क्या होगा, तो सिंपल बिल्कुल बिल्कुल एकदम मैजिक टेबल से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपके लिए होमवर्क, ये दो क्वेश्चन आपके लिए फिर से होमवर्क है। सिंपली देखो, एकदम मैजिक टेबल का यूज होता है, जो मैजिक टेबल का यूज है उसको हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, मैजिक टेबल। यहाँ भी मैजिक टेबल का यूज हो और यहाँ भी मैजिक टेबल का यूज, दोनों जगह पे आपको मैजिक टेबल का यूज करना है, ठीक है। सिंपली जो मैजिक टेबल में आपको बताए हुए हैं कि अगर हम ओरिजिन का शिफ्ट करते हैं तो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब पे असर क्या पड़ता है, ठीक है। कब, जब ओरिजिन का शिफ्ट करें या जब स्केलिंग करें, ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओरिजिन का शिफ्ट मतलब कुछ नंबर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और स्केलिंग का मतलब कुछ नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। इन सब के केस में आपको दोनों समझना है। तो सिंपली यहाँ पे केवल वही चीज़ यूज हुआ है, 10 इज एडेड टू ईच एंट्री, 10 इज एडेड टू ईच एंट्री, 10 इज मल्टीप्लाई टू ईच एंट्री। यहाँ पे ईच एंट्री ऑन ए लिस्ट इज डबल्ड, मतलब अगर हर आप एंट्री को डबल कर दे रहे हो तो एवरेज क्या होगा ना, ये सब आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ लेना है, आप सॉल्व कर ले जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम आपको इसका सब डिस्कशन समझाते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई किया इसको, देखो सिंपल, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब आपको आर दिया गया, देखो आर दिया गया क्या, 0.6, आर 0.6 दिया। कोवेरियंस इज 27, कोवेरियंस मतलब सिंपली कोवेरियंस आपको दिया गया 27, एंड वेरियंस ऑफ वाई ऑन एक्स मतलब कि एंड वेरियंस ऑफ वाई इज एक्स, यानी सिग्मा वाई आपको हो जाएगा 5। देखो वेरियंस 25 है अगर वाई का, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, 5 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, जस्ट आपके वेरियंस का स्क्वायर रूट, आपको निकालना क्या है, सिग्मा एक्स क्या होगा। देन व्हाट इज द, अच्छा वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, सिग्मा स्क्वायर एक्स पूछा है। तो देखो सिंपली समझो, फॉर्मूला आपको पता है, आर क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो फॉर्मूले आपके बहुत काम के हैं जो हम आपको बता चुके हैं, डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। सिंपली आर दिया गया आपको 0.6, कोवेरिएंस दिया हुआ है 27, देखो कोवेरिएंस सिंपली क्वेश्चन में दिया हुआ, सिग्मा एक्स आपको निकालना है, और सिग्मा वाई आपको 5 दिया गया। तो सिग्मा एक्स ऐसे क्या आ जाएगा, देखो सिग्मा एक्स आ जाएगा 27 अपॉन में 5 इंटू 0.6, यानी कि 5 इंटू 0.6 क्या होगा 3, यानी कि 9।
तो सिग्मा x9 आ गया। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वेरिएंस, देखो पूछा जा रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? जस्ट सिग्मा स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? 81। ये वेरिएंस है, एक्स का वेरिएंस 81 है। 81 आपका आंसर करेक्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको यहाँ पे गलती का चांस ये था कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के 9 ही आंसर लगा देते, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है वेरिएंस एक्स का क्या होगा। वाई का वेरिएंस 25 यानी वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। इसी फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया है। सिंपली एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ध्यान से देखिए। ये आपको नहीं सॉल्व करना है, आप थोड़ा सा हो सकता है समझ में ना आए, क्या ट्राई कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर आप डिस्कशन को देख सकते हो। ठीक है, आपने ट्राई किया, अब ध्यान से देखो, आप सिंपली समझो। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा तो वो लेस कंसिस्टेंट होगा, यानी कम कंसिस्टेंट होगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो अगर हमको कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है, अगर हमको कंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंसी इस क्वेश्चन में चेक करनी है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिंपली देखो क्या है, एक प्रोडक्ट ए बी सी डी का मीन और वेरिएंस दिया गया है। अगर मीन और वेरिएंस दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल सकते हैं। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ए का क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एक्स कॉम्प्लीमेंट, यही तो होता है। सिग्मा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन में मीन यानी 60। सिंपल। ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी के लिए निकाल, बी के लिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5 डिवाइड बाई 90। ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप सी का निकालोगे, क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी 6 अपॉन में 80। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आप डी के लिए निकालोगे, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि 4 अपॉन में 120। ये चीज़ समझ में आई कैसे लिखें? देखो हम आपको एक बार फॉर्मूला भी लिख देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू 100%। आप 100% लिख होते हो परसेंट के केस में निकालने के लिए। अगर आप नॉर्मली निकालना चाहते हो बिना 100 के मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। यहाँ से कोएफिशिएंट, यहाँ पे आप 100 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 तो परसेंटेज में मिल जाएगा, नहीं तो आपका नॉर्मली वैसे ही है। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपको अगर कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो क्या करोगे? सिंपली ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिए, कैसे करके? सिग्मा। देखो सिग्मा क्या है? सिग्मा मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ए प्रोडक्ट के लिए वेरिएंस है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 12 अपॉन में मीन यानी 60, क्वेश्चन में ए का दिया हुआ। ऐसे ही जब आप बी के लिए जाओगे, बी के लिए आपको वेरिएंस दिया हुआ है 25। देखो बी का वेरिएंस 25 दिया हुआ है, ए का वेरिएंस 12 दिया हुआ है। अगर बी का वेरिएंस 25 है तो बी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 5। वही 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? अब वैसे ही सी का स्टैंडर्ड वेरिएंस है 36, तो सी का स्टैंडर्ड डेविएशन 6। डी का वेरिएंस है 16, तो डी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज करके लिख दिए। अब हमको यही चेक करना है कि कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है और कौन सा कम। लेकिन पूछा जा रहा है कि फॉर विच प्रोडक्ट द डिमांड इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जिसका कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगा, वही चीज़ हमको यहाँ पे निकालना है। जो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा वही हम यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। तो कौन ज़्यादा सिलेक्ट होगा? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम किसका है ये आपको निकालना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, सिंपली आप रूट 12 निकालो अपॉन में 60, कैलकुलेटर में कर लो, 5 अपॉन 90 करके कैलकुलेटर में निकाल सकते हो, तो कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे 80 है ना, ये 80, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। खैर देखिए 100 सब में है तो 100 को आप इग्नोर करो अभी के लिए, तो 100 तो सभी में है ना। 100 किस लिए यूज किया गया? परसेंटेज निकालने के लिए। अगर आप 100 नहीं यूज करते हो तो परसेंटेज में नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर हमको देखना है कौन सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, तो हम एक बार क्या कर सकते हैं, इन सबका एलसीएम ले सकते हैं। अपॉन में एलसीएम में क्या है? देखो 60, 90, 80 और 120 का आपको एलसीएम लेना है। कैसे ले सकते हो आप?
सिंपली आप एलसीएम का जो प्रोसीजर होता है उसको आप फॉलो कर सकते हो। 120 आप 720 आपको मिलेगा, 720। ठीक है, हम पहले से निकाल के रखे हुए थे, आप निकाल के देख सकते हो। 60, 90, 80, 120, आप अपने नॉर्मल प्रोसीजर से जाके इसका एलसीएम निकाल लो। देखो, अगर आपको दो अ, दो फ्रैक्शंस का या दो रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हो तो कैसे करते हो आप? कैसे करते हो? उसका आप बेस सेम बनाते हो। कैसे बनाओगे? एलसीएम लेके, एलसीएम लेते हैं, वो एलसीएम यहाँ पे ले रहा हूँ। अब देखो 60 है, और 60 के लिए क्या आ जाएगा? 12, 12, यानी कि 12√12 आ जाएगा पहला टर्म। सिंपल। दूसरा टर्म क्या आएगा? 90 और 8 टाइम्स जाएगा, यानी कि 40। 6 है तो 120, 12, 120 टाइम्स जाएगा ना। देखो यहाँ पे 80 है ना, सॉरी 80 है, तो 4 टाइम्स जाएगा। 4, 6 है 24। और 120 है तो 6 टाइम्स जाएगा। 6 टाइम्स 120 है, 6 टाइम्स जाएगा। सिंपल। देखो, और यहाँ पे 80 था तो 6 था, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 24 यहाँ भी आना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपका क्या है? 60। 60 है तो जाएगा 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स जाएगा। अब सिंपल, देखो एलसीएम क्या आना चाहिए इसका? 60, 90, 80 और 120 का, वो 720 हम यहाँ पे निकाल के पहले से ही रखे हुए थे। 720 हम यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 8, सही है। यहाँ पे देखो 120 है तो 12 छंग 72, 6 चौक 24, यहाँ भी 24 ही देखने को मिल रहा है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो सकता है, 720 आना चाहिए तभी तो ऐसा होगा ना। देखो, सिग्मा अपॉन एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो 4 अपॉन में मीन डिमांड यानी 120 है, इसका 120 है, यहाँ पे लिख दिया हमने। तो एक बार एलसीएम इसका निकाल ही लेते हैं, हो सकता है एलसीएम कुछ गलत रहा हो अपना, हो सकता है ऐसा, हो सकता है एलसीएम गलत निकाले हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो 60, 90, 80 और 90 और 120 का हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। इसका आप एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप समझ सकते हो कि इसका कौन फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। ठीक है, तो कैसे एलसीएम निकालते हो आप? सबसे पहले 2 से फैक्टराइज करोगे, 30, 40 और 45 और 60। ठीक, ऐसे करके आप एलसीएम निकालते हो। ठीक है, 15, 20, 45, 30। ठीक है, यहाँ से फिर से आप 2 ले जाओगे, 15, 10, 45 और 15। ठीक, सिंपल। फिर से अगेन आप 2 से काटोगे इसको, वो 15 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 15। ठीक है, ऐसे करके हम लोग चलते हैं, ऐसे करके आप एलसीएम निकालते हो। फिर आप 3 से काटो, तो 3, 5, 5, 15, 5। ठीक है, देखिए बहुत ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, एलसीएम निकालना तो आपको पहले से आना चाहिए। ये हम नॉर्मल प्रोसीजर बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगी एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर आप 3 से यूज करो, 5, 5, 5 और 5। ठीक है, अगेन आपका 5 जाएगा, 1, 1, 1, 1। सिंपल। अब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, पंचे 80 और 3 तिहाई 9। 80 इंटू 9, 9 72, 720। सही तो आ रहा है भाई, सही तो आ रहा है। हाँ, यहाँ पर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सही आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं। देखो, अब सिंपली समझो आप। देखो, अगर 120, देखो √12/60 यहाँ पे हुआ है, और 5/90 हुआ है, और 6/80 हुआ है, और यहाँ पे 4/120 हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। ओ, हाँ सही। देखो सिंपली देखो, थोड़ा सा मिस्टेक ही हो गया। 720 आपका एलसीएम। देखो, अगर 720 एलसीएम है तो 60 है तो कितनी बार जाएगा? 12 टाइम्स, यानी सबसे पहले आपका टर्म मिलेगा 12√12। दूसरा टर्म देखो, 90 है तो जाएगा 8 टाइम्स, यानी कि 8 5 ज़ा 40। और 80 है तो क्या जाएगा? 9 टाइम्स, और 9 छौक 54। ठीक है, ठीक है। 120 है तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 चौक 24। मतलब सबसे छोटा टर्म कौन बनाएगा? डी वाला। डी वाला यानी कि डी में आएगा 24/720, ये बनाएगा 24/720, ये बनाएगा 54/720, ये बनाएगा 40/720,
ये बनाएगा 12√12/720। तो आपका 12√12 क्या आएगा, देखो 12 क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। और 12 × 3 करोगे यानी कि 12×3=36, तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, डी वाला। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे छोटा होगा वही सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, ये तो थोड़ा बच्चों वाला सवाल था इसमें, और आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो हम फिर से रिपीट करते हैं, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम होगा उसका कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा होगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा डिमांड कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट वो होगा जिसका कंसिस्टेंसी ज़्यादा है यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा कैसे चेक करोगे, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब हम लोग निकाले हैं तो क्या मिला, ए के लिए अलग मिला, बी सी डी के लिए सबके लिए मिल गया। अगर सबके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल गया है तो हमको चेक करना है कौन सबसे छोटा है। तो कौन सबसे छोटा है उसके लिए आपको जो इसके डिनोमिनेटर थे सबका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करा सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेके हम आपको दिखा भी दिए सिंपली। एलसीएम लेके कैसे सॉल्व कराना, देखो अगर आपको दो फ्रैक्शन या दो रेशनल नंबर को कंपेयर करना होता है, कैसे कंपेयर करते हो। सपोज करिए एक 1/2 है, एक 1/4 है, कैसे कंपेयर करोगे, आप पहले बेस सेम बनाओगे, 2 और 4 का एलसीएम लोगे 4। ठीक है, ऐसे करके आप करते हो ना, दो फ्रैक्शन का कंपेरिजन कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो वही एलसीएम हम यहाँ पे लिए हैं, तो 720 यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लिए। तो ये चीज़ बड़े आसान है, आपके क्लास 8th और 9th की चीज़ है ये वाली, तो आपको पता होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको बताएंगे भी, आप ढंग से इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसका डिस्कशन देखते हैं। ट्राई किया आप लोगों ने, अब देखिए इसका डिस्कशन। देखो सिंपली क्या है, दो रिग्रेशन लाइन हमको दी गई है और एंड वेरिएंस ऑफ एक्स दिया गया 9, यानी सिंपली जो हमको सिग्मा स्क्वायर एक्स दिया हुआ ये 9 दिया हुआ। इसका मतलब सिंपली जो सिग्मा एक्स है वो 3 दे रखा, और हमसे पूछा जा रहा है कि वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा वाई हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दो रिग्रेशन लाइन दी गई है, सिग्मा एक्स दिया गया और सिग्मा वाई पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखना समझो, एक रिग्रेशन लाइन क्या है, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 66। एक दूसरा है 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 240। तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा, मीन मिल जाएगा। लेकिन मीन का हमको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमको मीन का क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हम रिग्रेशन लाइन की दो इक्वेशन आपको समझाए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम आपको एक बार रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे, होता क्या था। देखो कुछ इस टाइप से होता था, y माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट। ये रिग्रेशन लाइन थी क्या, y की x पर। ऐसे एक और रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन था, एक्स माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब ये मीन है, जो वाई कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ये वाई का मीन है, एक्स कॉम्प्लीमेंट में ये एक्स का मीन है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको इस टाइप से हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है, वाई माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को उठाओ, आप पहले को उठाओ, उसका आप वाई इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करो, मतलब रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो पहले आप देखो ये क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसमें जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है, जो स्लोप है वो क्या है, बी वाई एक्स। यहाँ पे स्लोप क्या है, बी एक्स वाई है, सिंपल। मतलब जो स्लोप है वो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है, तो दोनों स्लोप यहाँ पे आप निकाल सकते हो। देखो अगर हम पहले केस में एक काम करें, देखो अगर ऐसा लिखे 10y इज इक्वल टू 8x माइनस 16, ऐसा लिख सकते हैं 66। तो y क्या मिल जाएगा, 8/10 x माइनस 66/10 यानी कि 6.6, सिंपल। अगर यहाँ पे हम क्या करें, 40x इज इक्वल टू 18y माइनस 214 लिख दें, 18x सही, माइनस 214 है ना। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा, 18/40 इंटू वाई माइनस 214/40, सिंपल। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा क्या, जो या y माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स, देखो उसी टाइप का है, y इज इक्वल टू समथिंग x। स्लोप क्या है इसका, स्लोप आपको देखने को समझ में आना चाहिए। यहाँ से आपको बी वाई एक्स मिल रहा है 8/10,
जो लाइन का इक्वेशन दिया गया है उसी का यूज कर रहे हैं। तो बी वाई एक्स हमको 8/10 मिल गया। यहाँ पे देख के आप समझ सकते हो बी एक्स वाई मिल गया 18/40। इस समझ में हम क्या किए हैं, एज्यूम किए हैं कि जो पहली लाइन है, पहली रिग्रेशन लाइन है, वो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स है। यानी जो उसका स्लोप आएगा वो क्या आएगा, कैसा स्लोप, जब आप y के फॉर्म में लिखोगे y इज इक्वल टू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ y माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स, मतलब y का जब आप टर्म लिखोगे तो बी वाई एक्स इंटू एक्स आना चाहिए, बी वाई एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स आ रहा है, तो बी वाई एक्स आपको 8/10 मिल गया। ऐसे ही अगर आप दूसरी लाइन को रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई मान के चलोगे तो आपको यहाँ से बी एक्स वाई मिलेगा। बी एक्स वाई क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू समथिंग वाई, तो जो समथिंग है वो क्या है, बी एक्स वाई है। सिंपल। अब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स मिल चुका है, तो सिंपली इनका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, डायरेक्टली कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आर क्या होता है, प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का स्क्वायर रूट। तो प्लस माइनस बाहर में लगा रहेगा। बी एक्स वाई क्या है 18/40 इंटू बी वाई एक्स क्या है 8/10। सिंपल। तो आप इसको सॉल्व करा सकते हो, तो 8 से कट जाएगा तो ये 8 5 सा, और 18/50 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18/50। अगेन आप एक बार काट दो तो जब आप इसको 2 से काटोगे तो 9/25, तो प्लस माइनस 3/5। दो वैल्यू आपकी आ सकती है, प्लस माइनस 3/5। लेकिन आप माइनस वाला नहीं लोगे क्योंकि आपका बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव है। अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव होता है तो आर भी पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हम आपको बताएंगे क्या, जो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अगर बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये होता है, और आर क्या है ये हमको देखना है। बी एक्स वाई आपको क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो आर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ से जो आर निकला वो क्या है, आर 3/5। सिंपल। लेकिन हमको आर तो निकालना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको निकालना है सिग्मा वाई। सिग्मा वाई कैसे निकालोगे, अब देखो आर मिल गया 3/5। देखो अब डायरेक्टली यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, क्या, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सिग्मा वाई आपको निकालना है। सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, आर इंटू सिग्मा एक्स। आपको सिग्मा वाई निकालना है ना, सिग्मा एक्स दिया हुआ है और सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई सॉरी सिग्मा वाई निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन में बी एक्स वाई। अब देखो आर आपको अभी जस्ट आप निकाल लिए 3/5 इंटू सिग्मा एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी एक्स वाई भी हमने आपसे निकाल लिया था। बी एक्स वाई देखो क्या आया था, 18/40 आया था, 18/40। सिंपल। तो इसको आप सॉल्व करा लो। तो दो, 2 और 40, थोड़ा इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 9/5 इंटू 18, ऊपर में जाएगा 40। ठीक है। तो 9 से जब इसको आप कट करोगे तो 2 मिलेगा, तो 5 8/2 यानी 4। तो सिग्मा वाई क्या मिल गया, 4 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आपका करेक्ट है। 4 देखो आपको ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक है। तो देखिए जो ये तरीका हम यूज किए हैं, बिल्कुल आप यही तरीका सेम टू सेम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप बी वाई एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं तो बी एक्स के फॉर्मूले में क्या लिखते हैं आप, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सिंपल। अब आपको सिग्मा वाई निकालना है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सिग्मा वाई कैसे निकालोगे, बी वाई एक्स इंटू सिग्मा एक्स अपॉन में आर। ऐसे करते हैं आप। बी वाई एक्स हमने पहले दिख निकाल लिया, देखो बी वाई एक्स क्या है, जस्ट हमने यहाँ पे बी वाई एक्स निकाला था 8/10। बी वाई एक्स यहाँ पे 8/10 आप यूज कर लो, 8/10 इंटू सिग्मा एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन में दिया हुआ। अपॉन में आर हमने जस्ट अभी निकाला 3/5। तो जब आप 3/5 करोगे 3 से 3 कट जाएगा, और 5, 5 इंटू 8 क्या होगा, 40 यानी कि 4। यहाँ से भी आपको सिग्मा बाई 4 मिल रहा है। तो दोनों तरीके से बिल्कुल सेम मिलेगा। तो अब आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक लग सकता है डाउट कि हम इसी लाइन को ही क्यों रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स लिखें। ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई
ऑन एक्स मान रहे हो, अब इसको रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई मान रहे हो, तो आपका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। अगर आप जस्ट अपोजिट करोगे तो भी यही आंसर आएगा। सपोज करिए आपने इस इक्वेशन को रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई माना होता, तो आप एक्स को वाई की टर्म में लिखते, ठीक है, तब आपको बी एक्स वाई मिलता। तो पहली इक्वेशन अगर आपको बी एक्स वाई देती तो दूसरी बी वाई एक्स देती, अगेन आप सॉल्व कराते सेम आंसर मिलता। ठीक है, आप वैसे भी करा के देख सकते हैं। तो ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे समझाया। ठीक, पूरा तरीका आपको यहाँ पे देखने में समझ में आना चाहिए। फिर से आप एक में पूरा जूम आउट कर दिए, दिखा देते एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। दो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन दी गई है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, यानी आपको एक्स का वेरिएंस दिया है, मतलब एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको वाई का निकालना है, सिंपली दो रिग्रेशन लाइन दी गई है, उन्हीं का यूज हम करेंगे। अब दोनों रिग्रेशन लाइन में एक तो आपकी होगी जो कि रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स होगी, और एक रिग्रेशन लाइन होगी रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो उन्हीं दोनों का यूज करके हमने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल लिया। अब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का यूज करके आप आर निकाल सकते हो। आर निकालने के बाद आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये फॉर्मूला यूज करके आप सिग्मा वाई निकाल सकते हो। ठीक है, आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लेते हैं, फिर हम इस कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं इसका डिस्कशन। देखो देखो सिंपली क्या है कि एक टेबल दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि एफ टू फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आपको एक टेबल दिया हुआ है, एफ टू फ्रीक्वेंसी आपको पूछना है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन ये भी है। देखो टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया 80। टोटल फ्रीक्वेंसी आप जब ऐड करोगे क्या मिलेगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस और 4 4 8 3 11 ये 18 के बराबर है, यानी कि एफ वन प्लस एफ टू क्या है, 7 के बराबर है। अगर एफ वन प्लस एफ टू 7 के बराबर है तो आपको एफ टू निकालना है। अभी एफ वन के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, और मीन भी दिया हुआ है। देखो मीन दिया हुआ 2, मीन कैसे निकालते, मीन आप निकाल के देख लो एक बार। म्यू आपको 2 दिया गया, 2 आप निकालते, मीन कैसे आएगा, समेसन एफ आई एक्स आई। देखो समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई, ये 2 आपको दिया गया पहले से। समेसन एफ आई एक्स आई यानी कि 0 इंटू एफ वन प्लस 1 इंटू एफ टू प्लस 2 इंटू 4, ऐसे करके आपको करना है। जब आप 0 इंटू एफ वन करोगे 0 आ जाएगा, 1 इंटू एफ टू करोगे एफ टू मिल जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8, प्लस 3 इंटू 4 यानी कि 12, प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 12 अपॉन में समेसन एफ आई। समेसन एफ आई यानी कि आपको टोटल फ्रीक्वेंसी पहले से ही 18 दिया गया, तो यहाँ से एफ टू निकाल सकते हैं। देखो 18 दूना 36, यानी कि 36 माइनस 12 8 20 10 30 तो 32, 32, तो आपको एफ टू मिल गया 4। देखो एफ टू मिल गया 4 और एफ वन मिल गया 3, क्योंकि एफ वन प्लस एफ टू क्या था, 7 था, तो एफ टू 4 मिल गया, तो एफ टू आपका 4 आंसर हो गया, एफ टू 4 आंसर सही। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। देखो हम आपको समझाते हैं। एफ वन कैसे निकलाना समझ में आया, टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है और मीन दिया गया। मीन क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, 0 इंटू एफ वन प्लस 1 इंटू एफ टू प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, ऐसे करके हम ऐड कर दिए सबको, और फिर 18 से डिवाइड किए, क्यों, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 18 दी गई। सही, तो एफ वन यहाँ से निकल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सिंपल। अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना है तो वेरिएंस पहले निकालना पड़ेगा। देखो वेरिएंस क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर। देखो मीन डायरेक्टली आपको दिया गया, तो दो फार्मूला हम आपको वेरिएंस का बताएं। पहला, जो नॉर्मली आप क्या करते हो, हर डेटा में से मीन को माइनस करो, स्क्वायर करो। दूसरा, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर करो। तो दूसरा वाला थोड़ा आसान पड़ता है, वही हम निकालते हैं। स्टैंडर्ड करो, मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब क्या होता है कि हर डेटा को स्क्वायर कर, देखो समेसन एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा सबसे पहले, आपको ध्यान से समझना। अगर एक टर्म एक से ज़्यादा बार आ रहा है, देखो 0 एफ वन टाइम्स आ रहा है, 1 एफ टू टाइम्स आ रहा है, तो आपको क्या करना है, समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर ही करना है। देखो 0 है, 0 कितनी बार है, F1 बार है, खैर इसको 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 कितनी बार है, F2 बार है, F2 क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, अगेन आप F2
के बाद आपका 4 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, और 2 2 यानी क्या है, वैल्यू x की है, तो एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 2 स्क्वायर, सिंपल। अगेन +4 इंटू 3 स्क्वायर +4 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 18 माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन कितना है इसका, 2 है, मीन का स्क्वायर यानी कि 4, सिंपल। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, क्या यूज किए हैं, फार्मूला हम ये यूज किए हैं, समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन में समेसन एफ आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये यूज किए हैं। अब देखो, चूंकि जो डेटा है वो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो जो है वो 4 बार आ रहा है। क्या करोगे आप, 2 स्क्वायर इंटू 4 करना पड़ेगा आप, या तो आप 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखो, या फिर 4 इंटू 2 स्क्वायर लिख दो, बात सेम ही है। तो इसको आप सॉल्व कराओ, देखो सिंपली आसान सा है, जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 प्लस 16 प्लस 3 9 चौक 36 प्लस 2 64 डिवाइड बाई 18 माइनस क्या है 4 है, सिंपली। देखो कैसे निकल रहा है, समझ में आ रहा है आपको ना, नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली जस्ट 4, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 दूना 4 चौक 16, 3 9 चौक 36, 4 चौक 16 चौक 64, अब 64 6 70 30 क्या हो जाएगा 100 और 120, ओवरऑल क्या मिलेगा 120 मिलेगा, ठीक है। देखो 64 6 70 30 100 और 16 4 20, तो 120 है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 120/18 माइनस 4, तो 18 चौक 72 और 120 माइनस 72 क्या हो जाएगा 48, 48/18। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो आप, 24/9, फिर 3 से काटोगे आप मिलेगा 8/3, तो 8/3 का यहाँ से आपको 8/3 मिलना चाहिए, देखो 6, हाँ सही, 6 से काटने पे यही मिलेगा, 8/3 का स्क्वायर रूट है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो रहा है, क्या वो कुछ तो गलती हो रहा होगा, हमें लग रहा, F13 है, ये 0 है, वो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू F2 कितना है 4 है, सही है, F2 4 आ रहा है, हाँ ये भी सही है, और 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे एक गलती हो गई भाई, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हो सकता है मिस्टेक आप आइडेंटिफाई कर लिए रहे हो, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे होगा, देखो देखो सिंपली समझो क्या मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, ये 3 होना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 दिया गया, तो आपको 4 का स्क्वायर तो करना है, इंटू 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे हम गलती से 4 कर दिए थे। जब आप इसको सिंपली से सॉल्व कराओ, 4 है प्लस 16 है प्लस 36 है प्लस और 48 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अपॉन में 18 माइनस का 4, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कराना पड़ेगा। अब देखो 16 4 20 और 20 प्लस 36 प्लस 48, ठीक है, 48 6 54 और 30 84, और यहाँ से क्या मिलेगा 20, तो 184 प्लस 20 करोगे क्या मिलेगा 80 20 100, ठीक है। देखो 84 प्लस 20 80 20 100, तो सिंपली 104 मिलेगा। देखो सिंपली सॉल्व कराना आपको बस, 16 4 20 प्लस 36 प्लस 48, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करा लो, अपॉन में 18 कर देना, -4 करके आप स्क्वायर रूट ले लेना, सिंपली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व भी आ गया, देखो 8 6 14 की 4 हासिल 1 2 1 3 3 6 4 10, 104 18 -4, तो 18 चौक 72
32/18। सही है। वो 3 3 9 14 36, ये नहीं पर 4, 4 × 2 का स्क्वायर, 4 × 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर, 3 × 4 का स्क्वायर, सही। माइनस मीन का स्क्वायर है 4। तो 4 प्लस 2 × 4 = 16, 3 3 9 36, 36, सही। 16 3 48। हाँ सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। देखो, तो 18 × 4 = 72, और 104 में 72 आप माइनस करोगे, क्या मिलेगा? 28 × 4 = 32। 32/18। 2 से आप काट दो, क्या मिलेगा? 16/9। इसका रूट 4/3। 4/3 आपका आंसर है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू 100। ठीक है। सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 4/3 अपॉन में आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि मीन। मीन दिया हुआ है 2 इंटू 100। 2 से आप कट करोगे तो 2, यानी 200/3। 200/3 आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, एक बार हम फिर से इसको समराइज करके आपको समझा देते हैं कि हमने किया क्या। आपको F1 और F2 दो अननोन दिए गए हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी 18 दी गई है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 18 देख के आप ये समझ सकते हो कि F1 प्लस F2 से बनाएगा। और म्यू आपको दिया गया है, तो म्यू को दिया गया तो उसका यूज कर सकते हैं। म्यू क्या होता है? समेसन एफ आई एक्स आई फॉर्म समेसन एफ आई। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, समेसन एफ आई एक्स आई, यानी कि मल्टीप्लाई कराता जाओ 0 × F1 + 1 × F2 + 2 × 4 + 3 × 4 + 4 × 3। ये करके हमने ऐड करा दिया सब, और फिर 18 से डिवाइड कर दिया तो मीन मिल गया। यहाँ से F1 निकाल लिया और F2 निकाल लिया। अब F1 का यूज हमने यहाँ पे कर लिया। F1 तो 3 आया, F2 यहाँ पे 4 आया, तो F2 आपसे पूछा गया था। F2 ही ना पूछा गया था आपसे। देखो, F2 आपसे पूछा गया था, F2 आपका 4 आंसर है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि 0 F1 टाइम्स आएगा 1, F2 टाइम्स आएगा 2, F3 2 4 टाइम्स आएगा 3, 4 टाइम्स आएगा। उसका यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। बन गया रहा होगा आपसे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको भी आप एक बार ट्राई करिए, फिर इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। तो खैर, ये आसान क्वेश्चन था, इसका डिस्कशन करने लायक भी नहीं है। आप कर सकते हैं इसको, आपके लिए होमवर्क भी हम दे सकते हैं, इसको आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, कठिन क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल। क्या है? देखो, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस 2 दिया हुआ है, और समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस 5 दिया हुआ है। तो आपको मीन निकालना है। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या देखो, ये क्या है? x1 - 2 है। देखो, x1 - 2, थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं। प्लस क्या है? x2 - 2 प्लस x3 - 2 है। ठीक है, ऐसे करके आपका x1 - 2 ये आपको दिया गया है 110। दूसरे वाले में आपको क्या है? x1 - 5 प्लस x2 - 5, ठीक है, प्लस x3 - 5, ऐसे जाते हुए आपका x1 - 5 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 20। तो इन्हीं दोनों का यूज करके आप निकाल सकते हो मीन। कैसे? यहाँ से आपको x1 + x2 + x3 + xn क्या मिल जाएगा? 110 + 2 × n। यहाँ पे मिल जाएगा 20 + 5 × n। तो ये चीज यूज करके आप निकाल सकते हो, कोई इसमें गड़बड़ी की बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ ए पर्सन हु अर्न्स ए मंथली सैलरी ऑफ 15,000। देखो, सिंपली समझना, आसान क्वेश्चन, इसको आपको समझाते हैं। पर सैलरी इसकी कितनी है? 15,000। आप ट्राई कर लोगे, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर आप इसका डिस्कशन देखिएगा। देखो, सिंपली समझो, 15,000 क्या है? इसका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर है, और पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया। देखो, पाई डायग्राम देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या यूज हमको करना है। अब देन द सेक्टर एंगल ऑफ एन आइटम ऑन ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। देखो, 15%। देखो, अगर 15% सेक्टर एंगल है, 15%, 15%, 15 डिग्री, 15 डिग्री, सॉरी, 15 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू 15,000, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने का कोई नीड ही नहीं है। देखो, एक सर्कल है, ठीक है,
ये 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। टोटल जो इसके अंदर टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 15,000 का टोटल। अगर आपको 15 डिग्री वाले का निकालना है, कैसे निकालोगे? 15 डिग्री पॉइंट 360 डिग्री, कितना पोर्शन है ये जो पूरे 360 का कवर कर रहा है, तो 15 डिग्री है अपॉन में 360 इंटू 15,000, जिस सिंपली आप सॉल्व करा दो, इसको कट कर दो आप, एक, ठीक है, 24, तो 15,000/24 आप इसको सॉल्व करा लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 15,000/, तो एक बार कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको क्या आ रहा है। तो 625 इसका आंसर है, ठीक है, 625 इसका आंसर है। तो मेरे को याद नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कैसे हमको सॉल्व करना है, सिंपली 15 डिग्री पूरे 360 डिग्री का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम आपको समझाते हैं। ट्राई किया आपने, अब देखिए इसका डिस्कशन। देखो सिंपली क्या बोला जा रहा है, एक्स को हम क्या कर दे रहे हैं, ए प्लस एच यू। देखो, x is changed to a plus hu and y is changed to b plus kb, then which one of the following is the correct relation between the regression coefficient? देखो regression coefficient x और y का हमको देखो, और जो y है वो क्या हो चुका है, b plus kb, और हमको क्या बोला जा रहा है कि bxy एंड b u v में रिलेशन हमको बताना है, क्या होगा, ध्यान से समझो। हुआ यूं है, bxy होता क्या, bxy क्या, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। देखो सिंपली समझना, bxy क्या होता है, r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये चीज तो होता है। ऐसे ही जो बी यू वी होगा, ये क्या होगा, आर, आर यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनके बीच का, इनटू सिग्मा यू अपॉन में सिग्मा वी, ये चीज तो होगा। नहीं समझ में आया? देखो, बी एक्स वाई क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, तो ये आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई है। बी यू वी का मतलब क्या हो जाएगा, आर इंटू सिग्मा यू अपॉन सिग्मा वी। तो देखो यहाँ से आप एक्स को देख रहे हो, प्लस एच यू होता है, ठीक। अब अगर आप यहाँ से सिग्मा यू निकालना चाहते हैं, देखो आसान क्वेश्चन है, यहाँ से समझना है आपको। देखो यहाँ से अगर रिलेशन हमको निकालना है सिग्मा एक्स क्या होगा, ए प्लस एच यू। देखो यू आपका एक वेरिएबल है, उसमें आपने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर एक ए ऐड कर दिया। अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा तो सिग्मा क्या होगा, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। सिग्मा एक्स भी आपका एच इंटू सिग्मा यू है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से दूसरे वाले से आप देखो क्या है, कि जो सिग्मा वाई है वो क्या है, के इंटू सिग्मा वी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई समस्या की बात नहीं। अब आप दोनों रिलेशन से यहाँ से देख सकते हो, जो बी यू वी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर। देखो आर तो चेंज नहीं होगा ना, हम आपको आर बताएं, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केलिंग एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। तो आर तो चेंज नहीं होगा। देखो आपने क्या किया, यू में एच से मल्टीप्लाई किया, फिर ए ऐड कर दिया, बी में के से मल्टीप्लाई किया, फिर बी ऐड किया, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। आर तो जो यहाँ पे था वही आर आपका यहाँ पे भी रहेगा। अब सिग्मा यू आप देखो, सिग्मा यू क्या होगा, सिग्मा एच, सिग्मा एक्स अपॉन एच। देखो सिग्मा एक्स अपॉन में एच अपॉन में, देखो सिग्मा वी क्या है, सिग्मा वाई अपॉन में के, ठीक है, सिंपल। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो बी यू वी है वो क्या हो जाएगा, आर इंटू सिग्मा, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, देखो इंटू के अपॉन एच, ठीक है। अब देखो आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई क्या है, बी एक्स वाई है, यानी कि जो सिग्मा यू वी है ये क्या है, बी एक्स वाई है, इंटू के अपॉन एच है, ठीक है। यानी कि एच इंटू सिग्मा यू वी इज इक्वल टू, सिग्मा नहीं सॉरी, ये सिग्मा थोड़े, हाँ सिग्मा, ये सिग्मा नहीं है, ये तो बी यू वी है ना भाई। देखो ये क्या है, बी यू वी है, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना। तो एच इंटू बी यू वी इज इक्वल टू के इंटू बी एक्स वन, ठीक है। ये ऑप्शन आप देख लो कौन सा करेक्ट,
एच इंटू बी यू वी इज इक्वल टू के इंटू बी एक्स वाई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। के इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच इंटू बी यू वी। सिंपल। फिर से हम रिपीट करते हैं कि ये क्या है। देखो, आपको एक रिलेशन दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, एक रिलेशन दिया हुआ वाई बी प्लस के वी ना। तो आपको ये चीज़ तो पता है जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं और स्केलिंग कर रहे हैं। इससे तो इंडिपेंडेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और फॉर्मूला हमको पता है बी एक्स वाई का। देखो रिलेशन किसके बीच में पूछा है, बी एक्स वाई और बी यू वी। तो बी एक्स वाई क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। बी यू वी क्या होगा, आर इंटू सिग्मा यू अपॉन सिग्मा वी। तो चूंकि सिग्मा यू और सिग्मा एक्स के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं और सिग्मा वी और सिग्मा वाई के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, वही रिलेशन का यूज करके हम ये और ये के बीच में एक रिलेशन सेटिस्फाई करा दिए और जिससे हमको मिल गया एच इंटू बी यू वी इज इक्वल टू के इंटू बी एक्स वाई। सिंपल। बनने लायक क्वेश्चन था कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। देख क्या है, ये अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है, वो भी कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्राई किया आपने। देखो कंबाइंड मीन में होता क्या है, तो कंबाइंड मीन में आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना है। कंबाइंड मीन डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ भी यूज होता है। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n1 μ1 प्लस n2 μ2 प्लस S1 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3 S1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। कंबाइंड मीन का क्वेश्चन जल्दी नहीं आता, बहुत रेयर केस में एक आध बार आया हुआ है। अगर आएगा भी तो आप सिंपली इसका यूज कर सकते हो। देखो कंबाइंड मीन का क्वेश्चन इसलिए है, देखो स्टूडेंट ऑफ 3 सेक्शन, देखो 3 सेक्शन के स्टूडेंट है एक ही क्लास के, 30 30 एंड 40 स्टूडेंट्स ने, यानी आपको यहाँ पे एक 30 स्टूडेंट दिए गए पहले, फिर 30 और फिर 40, और टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। देखो स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर ए टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ द 3 सेक्शंस। देखो अलग अलग सेक्शंस का हम पहले से एक मीन दे रखा है। अब अरिथमेटिक मीन क्या पूछा जा रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स। सिंपली यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो जो टोटल मीन आपका आएगा वो क्या है, n1, यानी पहले में 30 स्टूडेंट्स है, उसका मीन क्या है 72.2, 72.2 प्लस दूसरे में कितने स्टूडेंट्स है 30 इंटू उसका मीन क्या है 69, 69 प्लस देखो तीसरे में 40 स्टूडेंट्स है इंटू उसका मीन क्या है 64.1। ठीक है, अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स यानी n1 प्लस n2 प्लस n3 यानी 30 30 60 और 40 100। इसको आप सॉल्व करा सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई कराना है। थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप सॉल्व करने के लिए। इसको समझ में आना क्या करना था। तो अरिथमेटिक मीन जब भी आपको कंबाइंड मीन निकालना हो क्या करोगे आप, n1 μ1 प्लस n2 μ2 प्लस n3 μ3 करते जाओ, अपॉन में n1 प्लस n2 कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ये पूरा ओवरऑल डिस्कशन आपको समझ में आया ना, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं। फिर से हम रिपीट करते हैं। सपोज करो आपको 30 ग्रुप के कुछ आपके जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास कुछ 4-5 ग्रुप में आपको डिवाइड किया हुआ है कुछ नंबर्स। ठीक है, और हर ग्रुप का अलग अलग मीन है। तो अगर आप कंबाइंड मीन निकालना चाहते हो क्या करोगे, पहले ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू उसका मीन प्लस दूसरे ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका मीन प्लस तीसरे ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू उसका मीन। ऐसे आप ऐड करते जाओगे। डिवाइड करना है किससे आपको, n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी टोटल जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। नहीं सुनो, सपोज करो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और एक 30 का ग्रुप बन गया, एक 40 का ग्रुप बन गया, एक 30 40 70 और एक 20 का ग्रुप बन गया और एक 10 का ग्रुप बन गया। ठीक, इतना ग्रुप आपके पास बना दिया। अब हर ग्रुप का अलग अलग मीन है, तो कंबाइंड मीन ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जो हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट होगा किससे, ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। बेसिक पॉइंट जितने भी हैं, बेसिक फार्मूला जितने भी हैं, सब कुछ डिस्कस हम लोग करेंगे। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन के साथ। थैंक यू।